तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स यानी कि आईआरएफ। तो पहले समझते हैं कि आईआरएफ होता क्या है। आईआरएफ में आपका जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो होते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स और उससे बना हुआ डेरिवेटिव इन द नेचर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तो अभी तक आप इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह सीख चुके हैं, जहाँ पे आप अंडरलाइंग एसेट को शेयर्स या इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स निफ्टी रखते आए हैं और उसे डेरिवेटिव बनाते हैं विच इज़ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स को अंडरलाइंग एसेट रखना है और उससे डेरिवेटिव बनाना है विच इज़ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और वो कहलाएगा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट का यूनिट रुपीज़ पर शेयर है तो उससे बना हुआ डेरिवेटिव का भी यूनिट रुपीज़ पर शेयर होता है। यानी कि अगर शेयर की प्राइस 100 रुपये पर शेयर है, उससे बना हुआ डेरिवेटिव मान के चलो 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसका प्राइस क्या हो सकता है? तो उसका प्राइस हो सकता है 120 रुपये पर शेयर। तो 120 रुपये पर शेयर में रुपीज़ पर शेयर जो है वो उसका यूनिट है। तो जो अंडरलाइंग एसेट का यूनिट होता है वही डेरिवेटिव का भी यूनिट होता है। यहाँ पे मेरा जो अंडरलाइंग एसेट है उसका यूनिट परसेंटेज है, यानी कि 10%, 12%, 13%। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आईआरएफ का भी जो यूनिट होगा वो परसेंटेज में होगा। नाउ मार्केट का जो कोट है, यानी कि शेयर मार्केट में जो कोट चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 3 मंथ का फ्यूचर प्राइस है 94.15। तो फ्यूचर का जो प्राइस है मार्केट में वो रुपीज़ में होता है 94.15। बट मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जिसका यूनिट परसेंटेज हो। तो मैं इसे कन्वर्ट करूँगा और आईआरएफ बनाऊँगा विच इज़ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। 3 मंथ का फ्यूचर प्राइस मेरा होगा 100 माइनस 94.15, 5.85%। तो जो मेरा रुपीज़ में था उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ा परसेंटेज में फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये फ्यूचर का प्राइस 94.15 हो सकता है, लेकिन मेरा जो अंडरलाइंग एसेट है वो परसेंटेजेस में है, तो मुझे परसेंटेज में बात करना है। तो मैं बोलूँगा जो मेरा 3 मंथ का फ्यूचर प्राइस है वो 5.85% है। ये 3 मंथ का फ्यूचर प्राइस जो आईआरएफ होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर का रेट, जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि फ्यूचर का प्राइस अगर 94.15 है तो फ्यूचर का रेट होगा 5.85%, यानी कि 100 माइनस 94.15। अगर फ्यूचर का प्राइस 96 हो गया तो मेरा फ्यूचर रेट निकल के आएगा 100 माइनस 96 विच इज़ 4%। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि फ्यूचर प्राइस अलग चीज़ होती है, फ्यूचर रेट अलग चीज़ होती है। फ्यूचर प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्यूचर रेट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे कि जितना जितना फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज़ होते जाएगा उतना उतना फ्यूचर रेट डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे मेरा फ्यूचर का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ 94.15 से 96, तो फ्यूचर का रेट गिर गया 5.85% से 4%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है फ्यूचर रेट और फ्यूचर प्राइस के बीच में। वो लोग लिंक नहीं कर पाते आपस में और इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि पहली चीज़ तो फ्यूचर प्राइस अलग होता है, फ्यूचर रेट अलग होता है। हमें आगे समझने के लिए आईआरएफ को विच इज़ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, हमें फ्यूचर रेट काम आने वाला है, क्योंकि मेरा अंडरलाइंग एसेट जो है वो परसेंटेज में है, मुझे फ्यूचर्स भी परसेंटेज में बात करना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज़ होता है उसको कन्वर्ट करेंगे रेट में और हम ये पाएंगे कि फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण रेट डिक्रीज़ होते जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बोरोवर की बात करते हैं। तो एक बोरोवर है जिसने कोई लोन लिया हुआ है फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे। तो सिंस उसने एक लोन लिया है यानी कि उसका कोई एक्सपोजर है, तो उसको रिस्क लग रहा है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट का जो रेट है वो बढ़ जाएगा फ्यूचर में और उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये उसको जो रिस्क है वो नॉर्मल मार्केट में लग रहा है, क्योंकि उसने कुछ एक्शन ले लिया है, यानी कि लोन ले लिया है। तो अब उसको हेजिंग करनी है। तो हेजिंग करने के लिए क्या करेगा? वो अपने नॉर्मल मार्केट के रिस्क को अपने डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपेक्टेशन बना देगा। यानी कि अभी रिएक्शन क्या देगा? रिएक्शन ये देगा कि अब वो एक्सपेक्टेशन लेके जाएगा डेरिवेटिव मार्केट में कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो फ्यूचर प्राइस सेल कर देगा। फ्यूचर प्राइस सेल कर देगा यानी कि एफ माइनस कर देगा, यानी कि बाय कर लेगा फ्यूचर्स रेट
यानी कि एफ प्लस कर देगा। तो सिंस मेरा परसेंटेज बढ़ने वाला है, मुझे फ्यूचर रेट को बाय करना चाहिए, क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है। तो जब भी हमारा अंडरलाइंग एसेट बढ़ने के लिए होता है, हम फ्यूचर्स बाय करते हैं। लेकिन हम क्या ध्यान देते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि दोनों का यूनिट सेम हो। यहाँ पे अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट यानी कि परसेंटेज बढ़ने वाला है, इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है मुझे बाय करना चाहिए फ्यूचर रेट विच इज़ इन परसेंटेज। और सिंस मैं फ्यूचर का रेट बाय कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं फ्यूचर का प्राइस सेल कर रहा हूँ। फ्यूचर का प्राइस सेल कर रहा हूँ यानी कि एफ माइनस कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि फ्यूचर का जो प्राइस है और फ्यूचर का जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा। और ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो कहीं पर भी अगर आप मटेरियल को पढ़ रहे हैं, आपको कहीं पे दिख जाए कि हेजिंग करने के लिए आपको फ्यूचर सेल करना है यानी कि इंटर से फ्यूचर सेल करना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो मटेरियल आपसे ये कहना चाहता है कि आप फ्यूचर की जो प्राइस है वो सेल करो, लेकिन फ्यूचर रेट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि रेट अलग चीज़ होती है, प्राइस अलग चीज़ होती है। तो जहाँ जहाँ अगर आपको एफ माइनस लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में, तो वो एक तरीके से प्राइस की बात कर रहा है, वो रेट की बात नहीं कर रहा। उसको रेट की बात करनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट रेट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें डेरिवेटिव भी रेट्स में बात करना चाहिए। तो हम यहाँ पे फ्यूचर रेट की बात करेंगे, फ्यूचर प्राइस की बात नहीं करेंगे। तो हम बाय करेंगे फ्यूचर का रेट विच इज़ एफ प्लस। ऐसा क्यों किए? क्योंकि जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है यानी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन है मेरी कि वो बढ़ जाए, तो मैं इसलिए फ्यूचर बाय कर रहा हूँ, एफ प्लस कर रहा हूँ। अब मैच्योरिटी में क्या होगा? एट टी इज इक्वल टू एम यानी कि मैच्योरिटी, पहला केस है कि फ्यूचर का जो रेट आज है टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस पे मैंने एफ प्लस किया, वो कम है और फ्यूचर का रेट मैच्योरिटी में ज़्यादा है। यानी कि मैं चाह रहा था कि फ्यूचर का रेट फ्यूचर में बढ़ जाए और वो बढ़ गया, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स आपका निकलेगा फ्यूचर रेट जो हो गया टी इक्वल टू मैच्योरिटी में, माइनस फ्यूचर का रेट टी इक्वल टू ज़ीरो परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू फ्यूचर का मैच्योरिटी पीरियड दैट इज एन अपॉन 12। ठीक है। तो अगर मैच्योरिटी में जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा हो गया, यानी कि आपका अंडरलाइंग एसेट फ्लोटिंग इंटरेस्ट बढ़ गया। तो अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट बढ़ गया मैच्योरिटी के समय, यानी कि एक्चुअल मार्केट का इंटरेस्ट रेट टी मैच्योरिटी में बढ़ गया, तो वही आपका फ्यूचर रेट के बराबर होगा, यानी कि डेरिवेटिव के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग यानी कि मार्क टू मार्केट किया जाता है, और ये रीप्राइसिंग के कारण मैच्योरिटी वाले दिन आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है यानी कि जो यहाँ पे रेट है, वो आपके एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट के रेट के बराबर हो जाएगा। तो मैंने कई बार आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि रीप्राइसिंग कैसे काम करता है। आपका जो अंडरलाइंग एसेट है उसका ग्राफ भी फ्लक्चुएटिंग होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी जो ग्राफ है वो भी फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी वाले दिन टी ज़ीरो मैच्योरिटी में दोनों मिल जाते हैं एक ही जगह पे आके, यानी कि एक्चुअल मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो कि अंडरलाइंग एसेट है मैच्योरिटी वाले दिन, दैट विल बी इक्वल टू फ्यूचर का रेट टी इक्वल टू मैच्योरिटी। तो पहला तो केस है जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट मुझे डेरिवेटिव मार्केट में होगा। ये मेरा डेरिवेटिव मार्केट है जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल मार्केट में मैंने जो लोन लिया हुआ है उस पर मुझे इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। नॉर्मल मार्केट में मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? तो मेरा जो बोरिंग अमाउंट है इंटू इंटरेस्ट रेट टी इक्वल टू मैच्योरिटी वाला इंटू एन बाय 12, इतना इंटरेस्ट तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि सामने वाले को तो कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्या हेजिंग की हुई है या फिर मैंने क्या फ्यूचर किया हुआ है। सामने वाला यानी कि जिसने मुझे पैसे दिए, मैं बोरोअर हूँ, तो मुझे किसी ने पैसे लेंड किए तो कोई लेंडर होगा। तो जिसने मुझे पैसे दिए उसको तो इससे मतलब नहीं है कि मैंने क्या हेजिंग की, क्या फ्यूचर किया, उसको तो उसका पैसा चाहिए। उसको कितना पैसा चाहिए? तो उसको चाहिए बोरिंग अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट टी ज़ीरो मैच्योरिटी
इंटू n/12। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि मेरा नेट कॉस्ट क्या होगा, मेरा नॉर्मल मार्केट का इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस डेरिवेटिव मार्केट का प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स। तो ये सिर्फ मुझे पता है कि मेरा नेट कॉस्ट कम हो चुका है, यानी कि मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट में से प्रॉफिट ऑन फ्यूचर माइनस हो चुका है। तो ये तो था पहला केस, जहाँ पे जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था वो रियलिटी में बदल गया, यानी कि फ्यूचर का रेट बढ़ गया। दूसरा केस है कि फ्यूचर का रेट जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो ज़्यादा है और फ्यूचर का रेट मेजोरिटी में कम है, यानी कि फ्यूचर का रेट गिर गया, यानी कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिर गया। तब क्या होगा, तब मुझे लॉस हो जाएगा फ्यूचर्स में, और वो कैलकुलेट होगा फ्यूचर का रेट T=0 माइनस फ्यूचर का रेट T=मैच्योरिटी इंटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू n/12। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट तो वही रहने वाला है, बोरिंग अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट T=मैच्योरिटी इंटू n/12। तो यहाँ पे मेरा खर्चा बढ़ गया, मैंने जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट तो दिया ही दिया और फ्यूचर में लॉस भी झेला, तो मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ गया। दिस इज़ माई नेट कॉस्ट। तो कुछ इस तरीके से काम करता है आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ये वाला है जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूचर का प्राइस अलग चीज़ होती है, फ्यूचर का रेट अलग चीज़ होती है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंसेप्ट बिल्डिंग हम लोग फ्यूचर रेट को लेके चलेंगे और फ्यूचर रेट का ही यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग। फ्यूचर का रेट निकालना कैसे है, तो मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया 100 माइनस फ्यूचर प्राइस करके। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर into questions, please revise hedging concept under FRA taught by me। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था हेजिंग का FRA को यूज़ करके, उसको आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो डिस्कशन है, आने वाला जो क्वेश्चन है, उसमें हम FRA भी यूज़ करेंगे और IRF जो अभी हमने पढ़ा वो भी यूज़ करेंगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स में जहाँ पे मैंने हेजिंग सिखाई है FRA को यूज़ करके बोरोवर वाला केस, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रा स्पेस इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर। द बिजनेस ऑफ द firm is highly seasonal in nature. In 6 months of a year, firm has a huge cash deposit, and especially near Christmas time and other 6 months firm cash crunch, leading to borrowing of money to cover up its exposures for running the business। तो इलेक्ट्रा स्पेस एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर है, उनका काम सीजनल है, मतलब 12 महीना काम नहीं होता, कुछ कुछ महीना बहुत ज़्यादा काम होता है और कुछ कुछ महीने ना के बराबर काम होता है। 6 महीना काम अच्छा चलता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है यानी कि ह्यूज कैश डिपॉजिट, और 6 महीना पैसा बोरो करना पड़ता है यानी कि खुद का भी पैसा नहीं होता, मार्केट से उधार यानी कि लोन लेना पड़ता है कि आने वाले जो 6 महीने वो सर्वाइव कर पाएँ। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट फर्म शैल बोरो अ सम ऑफ 50 मिलियन यूरो फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन इन अबाउट 3 मंथ्स। इसका मतलब ये निकल रहा है, स्लैक सीजन का मतलब है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत हो, आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा हो, यानी कि जो 6 महीने की मैंने बात की कि आपका धंधा अच्छे से नहीं चलता, आपको उधार लेके काम करना पड़ता है, 6 महीने के लिए आपको बोरिंग करनी पड़ रही है 50 मिलियन। इन अबाउट 3 मंथ्स का मतलब होता है अभी आपको नहीं चाहिए, आपको 3 महीने बाद 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, यानी कि 3 महीने बाद आपका स्लैक सीज़न चालू हो जाएगा, यानी कि आपके पास पैसे अच्छे खासे नहीं होंगे, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3 महीने बाद 6 महीने के लिए आपको सिर्फ 50 मिलियन यूरो की ज़रूरत है। A bank has given the following quotations: spot 5.5, 5.75, 3/6 FRA 5.59, 5.82, 3/9 FRA 5.64, 5.94। तो अगर आप 3/9 FRA को देखेंगे तो उसका मतलब निकल रहा है कि 3 महीने बाद 9 - 3 यानी कि 6 महीने के लिए, तो 3 महीने बाद
6 महीने के लिए मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है या बोरो करना है, तो मुझे बोरो करना है। बोरो यानी कि 5.94, इन्वेस्ट करना होता तो 5.64, बोरो करना है तो 5.94। ठीक है, तो FRA में ये वाला यूज़ करूँगा 5.94। 3 month 50,000 euro future contract maturing in a period of 3 months is quoted at 94.15 ब्रैकेट में 5.85%। तो यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा था कि मार्केट में जो कोटेशन होती है वो प्राइस में होती है, लाइक 94.15, लेकिन आपको उस प्राइस को रेट में कन्वर्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कंसेप्ट बिल्डिंग। तो आपको यहाँ पे 5.85% लेके चलना है, 94.15 का कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि 3 महीने बाद मैच्योर होने वाला है 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो, आपको पैसों की ज़रूरत है आने वाले 6 महीनों में, 3 महीने बाद 6 महीने के लिए, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी पीरियड तो सिर्फ 3 महीने है। तो क्या करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हाउ अ FRA शैल बी यूजफुल इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 months टर्न आउट टू बी 4.5% या 6.5%। तो अगर FRA करता है सामने वाला, यानी कि इलेक्ट्रा स्पेस, तो उसको कितना यूज़फुल होगा FRA। तो इलेक्ट्रा स्पेस एक बोरोवर है जिसका रिस्क है कि 3 महीने बाद 6 महीने का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रा स्पेस को ये तो पता है कि 3 महीने बाद उसको लोन लेना है, लेकिन उसको इस बात का डर लग रहा है कि 3 महीने बाद जो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट होगा ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। आज ही उसकी हेजिंग कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वो बना लेगा अपनी डेरिवेटिव मार्केट में कि 3 महीने बाद 6 महीने का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप बाय करेंगे FRA, यानी कि बाय करेंगे 3/9 FRA, यानी कि 5.94% यूज़ करेंगे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप IRF को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप सेल करेंगे फ्यूचर प्राइस, लेकिन बाय करेंगे फ्यूचर का रेट। तो ये बाय वाला जो केस है, यानी कि F+ ये काम का है, और आप बाय करोगे 5.85% पे T=0 में। ओके, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने FRA किया तो क्या होगा। तो अगर FRA किया तो FRA का रेट होगा 5.94%। दोनों केस में चाहे 4.5% आपका रेट हो जाए, चाहे 6.5% आपका रेट हो जाए, 5.94% ही रहेगा आपका FRA, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग नहीं होती। T=0 का जो रेट है FRA का 5.94%, वही आपका मैच्योरिटी वाले दिन भी वही रेट रहेगा डेरिवेटिव का, विच इज़ 5.94%। ये देखिए, T=0 में आपका 5.94% था FRA, यानी कि डेरिवेटिव, और मैच्योरिटी वाले दिन भी आपका FRA का रेट 5.94% है। इसका एक ही कारण है कि यहाँ पे रीप्राइसिंग यानी कि मार्क टू मार्केट नहीं किया जाता। मैंने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते समय सिखाया था और अच्छा सा डायग्राम भी बनवाया था, जहाँ पे FRA का रेट यानी कि FRA इस तरीके से चलता है, यानी कि फॉरवर्ड का प्राइस स्टैगनेंट रहता है, यानी कि कॉन्स्टेंट रहता है। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, 4.5% हो गया। अगर 4.5% हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप चाह रहे थे कि 5.94% यानी कि FRA से बढ़ जाए, बट वो FRA से गिर गया, तो लॉस हो जाएगा। लॉस कितना होगा, तो लॉस होगा 5.94 माइनस 4.5 यानी कि 1.44%। तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा FRA में, अगर आप कैश सेटलमेंट कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा 50 मिलियन यूरो इंटू 1.44% इंटू 1/2। 1/2 का मतलब यहाँ पर है 6/12, क्योंकि 6 महीने के लिए आपको पैसा चाहिए। बट ये जो रेट्स चल रहे हैं ये साल भर के, दिस इज़ पर एनम, दिस इज़ पर एनम, दिस इज़ पर एनम एंड दिस इज़ पर एनम। ये साल भर के रेट है, बट आपको इंटरेस्ट तो सिर्फ 6 महीने का पे करना है। तो यहाँ पे 1/12 करेंगे, यानी कि 6/12। तो आपको देना पड़ जाएगा 3,60,000 यूरो, और इंटरेस्ट भी आपको देना ही पड़ेगा आफ्टर 6 मंथ ऑन 50 मिलियन एट एक्चुअल रेट्स, विच इज़ 50 मिलियन यूरो इंटू 4.5% इंटू 1/2, यानी कि 1125,000 यूरोस। तो 3,60,000 भी देना पड़ा और 1125,000 भी देना पड़ा,
नेट आउटफ्लो हो गया आपका 1485000। तो टोटल पैसा आपको देना पड़ा 1485000, 14,85,000 यूरोस। अगर इंटरेस्ट रेट 6.5% हो गया तो आपको गेन हो जाएगा। गेन क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5.94% से एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो अगर बढ़ गया तो आपको गेन हो जाएगा, विच इज़ 5.94 माइनस 6.5, तो नेगेटिव में आंसर आएगा 0.56%। और यहाँ पे नेगेटिव में आंसर अच्छी बात है क्योंकि मुझे गेन हो जा रहा है। मतलब FRA में मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मुझे मिलेंगे 50 मिलियन इंटू 0.56% इंटू 1/2, 1,40,000 मुझे मिल जाएगा। बट मुझे देना कितना है? मुझे देना है 50 मिलियन इंटू 6.5% इंटू 1/2, 16,25,000 मुझे देना पड़ता। लेकिन सिंस मैंने FRA किया हुआ है 1,40,000 कम देना पड़ेगा, तो अभी भी मुझे 1485 ही देना पड़ा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपका नेट आउटफ्लो सेम हो गया दोनों में, 1485 1485। तो इस तरह की हेजिंग हो गई कि भले एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, आपके घर से हर समय 1485 ही जाएगा, यानी कि 14,85,000 ही जाएगा। अगर यहाँ पे आप रेट निकालने की कोशिश करोगे कि कितने रेट से आपका पैसा जाएगा, यानी कि एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो 14,85,000 आपके जेब से जाएगा 50 मिलियन पे इंटू 100 इंटू 12/6, 5.94% पर एनम के रेट से आपका नेट आउटफ्लो होगा। How 3 months future contract shall be useful for the company if interest rate turns out as mentioned in part A above। अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करने के लिए मुझे पहले तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ बोरोइंग अमाउंट अपॉन वन फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू लोन पीरियड अपॉन फ्यूचर पीरियड, यानी कि 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 6 मंथ्स अपॉन 3 मंथ्स। क्योंकि मेरा फ्यूचर का मैच्योरिटी पीरियड 3 महीना है, लेकिन मुझे तो पैसा 6 महीने के लिए चाहिए, तो इंटू 6 मंथ अपॉन 3 मंथ 2000 कॉन्ट्रैक्ट मुझे करने पड़ेंगे, 2000 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर यहाँ पे लोन पीरियड और फ्यूचर पीरियड सेम होता, लाइक 6 महीने के लिए पैसा ज़रूरत नहीं होता, 3 महीने के लिए पैसा ज़रूरत होता, तो आपका जो फ्यूचर का नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता वो जस्ट हाफ होता। इनके 1000 कॉन्ट्रैक्ट करते 50,000 यूरो के, यानी कि 50 मिलियन। बट अभी आप क्या करने जा रहे हो? अभी आप 2000 कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो और एक कॉन्ट्रैक्ट 50,000 यूरो का है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है वो 100 मिलियन है, ना कि 50 मिलियन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लोन पीरियड और फ्यूचर पीरियड सेम नहीं है। लोन पीरियड डबल है और फ्यूचर पीरियड आधा है, तो 50 मिलियन की जगह 100 मिलियन पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अगर 4.5% इंटरेस्ट रेट हो गया तो फ्यूचर का रेट आज कितना था T00 में? 5.85, जो कि हम निकाल सकते हैं 100 माइनस 94.15 करके। लेकिन फ्यूचर का रेट T0 मैच्योरिटी में क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेट के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीप्राइसिंग होती है यहाँ पे, और रीप्राइसिंग होने के कारण मैच्योरिटी वाले दिन अंडरलाइंग एसेट यानी कि एक्चुअल रेट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर रेट, यानी कि 4.5%। 4.5% को ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 95.5। तो आप देख सकते हो कि फ्यूचर की जो प्राइस है वो 94.15 से 95.5 हो गई, बढ़ गई, लेकिन हमें उसका कोई यूज़ नहीं है। हमें ये बात करनी है कि 5.85% पे मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, लेकिन अभी फ्यूचर का रेट 4.5 हो गया, गिर गया, तो मुझे लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होगा? तो 5.85 माइनस 4.5, 1.35 का लॉस हो जाएगा। तो कैश पेमेंट करना पड़ जाएगा, क्योंकि कैश सेटलमेंट करूँगा 50,000 इंटू 2,000। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। 50,000 इंटू 2,000 यानी कि 100 मिलियन। मेरा बोरिंग भले 50 मिलियन है, लेकिन सिंस मेरा लोन पीरियड इज़ जस्ट डबल ऑफ द फ्यूचर पीरियड, मुझे 50 मिलियन पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, मुझे 100 मिलियन पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ गया। इंटू 1.35% इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीने का ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे मैं 3/12 करूँगा, ना कि 6/12, विच इज़ 337,500। लेकिन इंटरेस्ट 6 महीने का मुझे पे करना पड़ेगा 50 मिलियन पे 4.5% इंटू 1/2,
विच इज़ नथिंग बट 6/12, तो 1125,000 मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो लॉस हो गया फ्यूचर्स में और इंटरेस्ट तो पे करना पड़ गया। नेट आउटफ्लो विल बी 337,500 प्लस 1125,000, 1462,500 मेरा नेट आउटफ्लो होगा। दूसरा केस देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आज फ्यूचर का रेट है 5.85 और टी टू मैच्योरिटी में फ्यूचर का रेट हो जाएगा 6.5। तो बढ़ गया तो गेन हो जाएगा, गेन आ जाएगा नेगेटिव में, विच इज़ 5.85 माइनस 6.5 माइनस 0.65। तो 50,000 इंटू 2,000 इंटू 0.65 इंटू 3/12, 162,500 मुझे प्रॉफिट हो गया फ्यूचर्स में। लेकिन मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है, मुझे पे करना है 50 मिलियन पे 6.5% इंटू 1/2, विच इज़ 16,25,000। तो 16,25,000 मुझे देना पड़ता, लेकिन चीज़ मुझे गेन हो गया 162,500 का, मेरा नेट जेब से पैसा गया 14,62,500। यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे तो आपका नेट आउटफ्लो सेम है, 14,62,500 यानी कि 14,62,500। तो आपका नेट आउटफ्लो सेम हो गया दोनों केस में, भले आपका इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे। तो अगर यहाँ पे एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो 14,62,500 अपॉन 50 मिलियन इंटू 100 इंटू 12/6 5.85 विच इज़ योर फ्यूचर रेट आ जाएगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि भले मार्केट का इंटरेस्ट रेट 4.5 हो जाए यानी कि गिर जाए या 6.5 हो जाए बढ़ जाए, आपके जेब से 5.85% ही जाएगा। तो आपने इस तरीके से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को यूज़ करके हेजिंग कर ली। तो इस तरीके से काम करता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जिसका मेन पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे फ्यूचर रेट को लेके आगे बढ़ना है, उससे कंसेप्ट को बनाना है, फ्यूचर प्राइस को साइड में रखना है, उसको यूज़ नहीं करना है। उसको अगर यूज़ करना है तो उससे फ्यूचर रेट भले निकाल लो, लेकिन उसके बाद उसको भूल जाओ और फिर फ्यूचर रेट और मार्केट रेट को यूज़ करके अपना लॉस या गेन निकालो। तो उस तरीके से आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ख़त्म होता है आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5,000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।